नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति की एक ऐसी परत खोलने जा रहे हैं जो अक्सर नजर नहीं आती। ये सिर्फ एक सांसद और एक मंत्री की मुलाकात की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की एक कह सकते मास्टर क्लास है कि जमीनी राजनीति में असल काम कैसे करवाया जाता है। हाल ही में झालावाड़ बारा से सांसद दुष्यंत सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर उन्हें एक लिस्ट सौंपी। अब देखिए, सतह पर तो ये एक आम सी मुलाकात लगती है ना, लेकिन उस 16 पॉइंट की लिस्ट के अंदर जो मांगे हैं, जिस तरह से रखी गई हैं, वो हमें भारतीय लोकतंत्र के काम करने का पूरा ब्लूप्रिंट दिखाती हैं। आज हम इसी पर गहराई से पड़ताल करेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला ट्रेन स्टॉपेज किसी सांसद का राजनीतिक भविष्य तय कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ कुछ ट्रेनों को रुकवाने या नई लाइनें बिछवाने की बात नहीं है। ये समझने की बात है कि कैसे एक सांसद अपने क्षेत्र की उम्मीदों को राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचाता है और इसी प्रक्रिया में अपनी राजनीतिक जमीन भी मजबूत करता है। ये जो लिस्ट है, असल में एक राजनीतिक दस्तावेज है और आज हम इसे शब्द दर शब्द डीकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 16 सूत्रीय लिस्ट कोई मामूली विश लिस्ट तो नहीं लगती। इसे देखकर लगता है कि इस पर काफी सोचा गया है। इस लिस्ट में कई मांगे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी मांग है जो आपको बाकियों से ज्यादा रणनीतिक या महत्वाकांक्षी लगी? हाँ, बिल्कुल। अगर हम इस लिस्ट को ध्यान से देखें ना, तो इसमें 3 तरह की मांगें साफ दिखती हैं। पहली, जो लोगों को तुरंत राहत देने वाली हैं, जिन्हें हम क्विक विंस कह सकते हैं, जैसे कुछ खास स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव। दूसरी, जो भविष्य का सोचने वाली हैं, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसे नई रेलवे लाइनें और पिट लाइनों का निर्माण। और तीसरी, जो शायद सबसे दिलचस्प है, वो मांगें जो राजनीतिक दबदबा दिखाती हैं। ये दिलचस्प बंटवारा है। चलिए पहली कैटेगरी से शुरू करते हैं, क्विक विंस। मुझे लगता है ट्रेन स्टॉपेज की मांगें इसी में आती होंगी, जैसे चौमला स्टेशन पर गांधीधाम श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट का स्टॉपेज। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मांग है। बहुत स्पेसिफिक, और यहीं पर रणनीति छिपी है। देखिए, ये कोई रैंडम ट्रेन नहीं है। ये ट्रेन एक तरफ देश के सबसे बड़े धार्मिक केंद्रों में से एक वैष्णो देवी को जोड़ती है और दूसरी तरफ गांधीधाम जैसे बड़े व्यापारिक केंद्र को। तो एक ही ट्रेन के स्टॉपेज से आप अपने क्षेत्र के श्रद्धालुओं और व्यापारियों दोनों को खुश कर रहे हैं। अच्छा, ये एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। इसी तरह भवानी मंडी स्टेशन पर पश्चिम एक्सप्रेस या नई दिल्ली इंदौर सुपरफास्ट जैसी ट्रेनों का स्टॉपेज मांगना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। ये वो नसें हैं जो हाड़ौती क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ती हैं। यानी ये सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं है, ये तो क्षेत्र को देश की आर्थिक और धार्मिक धमनी से जोड़ने के बारे में है। एक ट्रेन का स्टॉपेज जो शायद रेल मंत्रालय के लिए एक छोटा सा फैसला हो, वो जमीन पर हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। और उसका असर तुरंत दिखता है। एक सड़क बनने में सालों लग सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी बनने में 1 दशक लग सकता है, लेकिन एक ट्रेन का स्टॉपेज कुछ महीनों में लागू हो सकता है। और जब वो ट्रेन पहली बार स्टेशन पर रुकती है, तो सांसद के पास दिखाने के लिए एक ठोस उपलब्धि होती है। ये वो क्विक विंस हैं जो चुनाव में बहुत काम आते हैं। ये तो हुई पहली कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, भविष्य की सोच। इसमें क्या क्या शामिल है? मुझे लगता है नई ट्रेनें चलाना या मौजूदा रूट को बढ़ाने की मांगें इसमें फिट बैठती हैं। बिल्कुल। श्री गंगानगर झालावाड़ एक्सप्रेस को अकलेरा तक बढ़ाना या कोटा से खिलचीपुर और बीना तक नई ट्रेनें चलाना, ये सिर्फ मौजूदा सिस्टम में पाबंद लगाना नहीं है, ये नेटवर्क को फैलाने की कोशिश है। इसका मतलब है कि आप उन छोटे कस्बों और गांवों को भी विकास की दौड़ में शामिल कर रहे हैं जो अब तक शायद कटे हुए थे। लेकिन असली दूर की सोच तो एक और मांग में दिखती है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। आप पिट लाइनों की बात कर रहे हैं? मैंने भी लिस्ट में ये पढ़ा था, बारा, बीना, रुठियाई और झालावाड़ में पिट लाइनों का निर्माण। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या होती हैं। और ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, और इसीलिए ये एक स्मार्ट मांग है। देखिए, पिट लाइन वो जगह होती है जहां ट्रेन के डिब्बों का रख रखाव होता है, उनकी सफाई होती है और उन्हें अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये ट्रेन का सर्विस सेंटर है। अच्छा, जिस स्टेशन पर पिट लाइन होती है, वहां से नई ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं और खत्म की जा सकती हैं। बिना पिट लाइन के कोई भी स्टेशन सिर्फ एक स्टॉपेज बनकर रह जाता है, जंक्शन नहीं बन सकता। अच्छा, तो ये एक तरह से उस स्टेशन की क्षमता को अपग्रेड करने जैसा है। ये मांग करके वो सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले 15-20 सालों की प्लानिंग कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि हमारे शहरों को सिर्फ स्टॉपेज मत बनाइए, उन्हें रेलवे के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाइए। एग्जैक्टली। ये भविष्य के लिए एक नींव रखने जैसा है। और इसी कैटेगरी में एक और बहुत जमीनी मांग है। अटरू में रेलवे गेट संख्या 55 पर एक अंडरपास का प्रस्ताव। ये मांग कितनी जमीनी है, इसका अंदाजा लगाइए। हम सब ने किसी ना किसी रेलवे फाटक पर 15-20 मिनट इंतजार करने की फ्रस्ट्रेशन झेली है। हाँ बिल्कुल। उस नजरिए से देखें तो ये अंडरपास किसी सुपर फास्ट ट्रेन से भी बड़ी राहत है। ये दिखाता है कि सांसद का ध्यान सिर्फ बड़ी आकर्षक योजनाओं पर नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने पर भी है। तो अब हम आते हैं तीसरी और सबसे दिलचस्प कैटेगरी पर, राजनीतिक दबदबा दिखाने वाली मांगे। राजनीतिक दबदबा दिखाने वाली मांगे। इसमें आप किसे रखेंगे? बिना किसी शक के 12 और नई दिल्ली के बीच एक सीधी समर्पित ट्रेन सेवा की मांग। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक जिला मुख्यालय से देश की राजधानी तक सीधी ट्रेन का मतलब है व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी कामकाज के लिए एक सीधी लाइफलाइन। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल है। ये कहना है कि हमारा जिला इतना महत्वपूर्ण है कि उसे राजधानी से सीधे जोड़ा जाना चाहिए। और यहीं पर शायद ये बात भी मायने रखती है कि ये मांग कौन कर रहा है। इन मांगों को समझने के लिए क्या हमें मांग करने वाले को भी समझना होगा? मतलब दुष्यंत सिंह कौन है और उनका राजनीतिक कद इस पूरी प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर आया है, क्योंकि राजनीति में क्या मांगा जा रहा है, इससे ज्यादा जरूरी कई बार ये होता है कि कौन मांग रहा है। दुष्यंत सिंह सिर्फ एक सांसद नहीं है, वो 2004 से लगातार जीत रहे हैं, यानी उन्हें अपने क्षेत्र की नब्ज पता है। वो एक वरिष्ठ सांसद हैं, जिन्हें पता है कि दिल्ली में काम कैसे करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं। तो जब वो राजधानी के लिए सीधी कनेक्टिविटी मांगते हैं, तो उस मांग में एक अलग ही वजन होता है। उसे सिर्फ झालावाड़ 12 के एक सांसद की मांग के तौर पर नहीं देखा जाएगा। बिल्कुल, उस मांग के पीछे एक राजनीतिक विरासत का वजन होता है। ये दिखाता है कि इस मांग को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये एक तरह का पॉलिटिकल सिग्नल है। तो आप देख रही हैं, ये लिस्ट कितनी मल्टी लेयर्ड है। इसमें तुरंत राहत भी है, भविष्य की प्लानिंग भी है और राजनीतिक संदेश भी है। यह वाकई दिलचस्प है, पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। क्या ये कोई अनोखी बात है? मतलब क्या सभी सांसद अपने क्षेत्रों के लिए ऐसी मांगे नहीं करते? फिर इसमें खास क्या है? सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब है हाँ, लगभग सभी सांसद ऐसी मांगे करते हैं। रेलवे शायद भारत में विकास का सबसे दृश्यमान और प्रभावशाली प्रतीक रहा है। आज़ादी के बाद से ही अपने क्षेत्र में एक नई ट्रेन लाना या एक नया स्टॉपेज बनवाना किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता रहा है। हाँ, ये तो है। ये सांसद के लिए अपने क्षेत्र में ठोस काम दिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो फिर दुष्यंत सिंह की इस कोशिश में अलग क्या है? अलग है इसका तरीका और इसकी समग्रता। ये सिर्फ एक दो मांगे नहीं है, ये एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट है। इसमें छोटी से छोटी चीज जैसे अंडरपास से लेकर बड़ी से बड़ी चीज जैसे पिट लाइन तक शामिल है। ये दिखाता है कि इस पर पूरा होमवर्क किया गया है। ये सिर्फ चुनाव से पहले किया गया कोई हवाई वादा नहीं है, ये डेटा और जमीनी जरूरतों पर आधारित एक ठोस प्रस्ताव है। और जब आप मंत्री के सामने ऐसा प्रस्ताव रखते हैं तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। और रेल मंत्री की प्रतिक्रिया के बारे में क्या कहेंगे? सूत्रों के मुताबिक उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी मांगों की समीक्षा की जाएगी और उचित कार्रवाई होगी। ये तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड जवाब लगता है। ये एक स्टैंडर्ड जवाब है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये इस बात का संकेत है कि सिस्टम क्षेत्रीय अनुरोधों को सुनने और उन पर विचार करने के लिए खुला है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी 16 मांगे कल ही पूरी हो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब यह है कि फाइल खुल गई है और प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब यहां से फॉलोअप, राजनीतिक दबाव और बातचीत का दौर शुरू होगा। मान लीजिए कि इनमें से कुछ मांगे या ज्यादातर मांगे मान ली जाती हैं, तो झालावाड़ 12 जैसे क्षेत्र के लिए इसका असल में क्या मतलब होगा? जमीन पर किस तरह का बदलाव हम देख सकते हैं? बदलाव बहुत गहरे और बहुआयामी हो सकते हैं। सबसे पहले तो आर्थिक असर। बेहतर रेल कनेक्टिविटी का मतलब है बेहतर व्यापार। भवानी मंडी का एक छोटा व्यापारी अब आसानी से अपना माल इंदौर या दिल्ली भेज सकता है। इससे लागत कम होती है। हाड़ौती क्षेत्र, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन के लिए जाना जाता है, वहां ज्यादा पर्यटक आ सकते हैं। इससे होटल, गाइड, टैक्सी ड्राइवर सबको काम मिलेगा। और सामाजिक असर भी तो होगा।
जब लोग काम, पढ़ाई या इलाज के लिए आसानी से और सस्ते में बड़े शहरों की यात्रा कर सकते हैं, तो इससे अवसरों की दुनिया खुल जाती है। हो सकता है कोई युवा कोटा जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता हो, या कोई मरीज बेहतर इलाज के लिए दिल्ली या जयपुर जाना चाहता हो। एक ट्रेन स्टॉप या एक सीधी ट्रेन इन सपनों को हकीकत के और करीब ला सकती है। ये उस क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधारने का एक बहुत सीधा तरीका है। और अंत में इसका राजनीतिक पहलू भी है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब एक सांसद चुनाव के समय अपने क्षेत्र में वापस जाता है और कहता है कि देखिए, मैंने आपके स्टेशन पर इस सुपरफास्ट ट्रेन का स्टॉपेज सुनिश्चित किया, या ये नया अंडरपास मेरी कोशिशों से बना है, तो ये मतदाताओं के लिए एक ठोस दिखने वाली उपलब्धि होती है। सही बात है। ये सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि काम से अपनी उपयोगिता साबित करने जैसा है। और ये निश्चित रूप से भविष्य के चुनावी चक्रों के लिए उनकी स्थिति को मजबूत करता है। ये दिखाता है कि वो दिल्ली में सिर्फ बैठे नहीं हैं, बल्कि अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये बैठक सिर्फ एक रूटीन प्रशासनिक काम से कहीं ज्यादा थी। ये सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में रेलवे के जरिए विकास का एक नया नक्शा खींचने की एक सोची समझी कोशिश थी। उन्होंने हवाई वादों के बजाय ठोस स्पेसिफिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब ट्रेन का नंबर, स्टेशन का नाम, अंडरपास की जगह, सब कुछ साफ साफ बताया गया। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन केस स्टडी है कि कैसे स्थानीय विकास की प्राथमिकताएं राष्ट्रीय स्तर पर उठाई जाती हैं और नीति निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बनती हैं। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। जैसा कि हमने बात की, हर क्षेत्र के सांसद रेल मंत्री के पास लगातार इसी तरह की मांगे लेकर जाते हैं। तो ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर रेल मंत्रालय इन अनगिनत और अक्सर एक दूसरे से मुकाबला करने वाले क्षेत्रीय अनुरोधों के बीच संतुलन कैसे बनाता होगा। ये तय करने का फॉर्मूला क्या है कि किस शहर को एक नया ट्रेन स्टॉप मिलेगा और किसे इंतजार करना होगा। ये भारतीय शासन की एक बहुत बड़ी और जटिल पहेली है। क्या फैसला इस आधार पर होता है कि किस क्षेत्र की आबादी ज्यादा है, या कहां से ज्यादा आर्थिक लाभ होने की संभावना है, या फिर इसका आधार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव होता है। मान लीजिए एक ही समय पर बिहार का एक सांसद और कर्नाटक का एक सांसद दोनों एक ही नई ट्रेन अपने अपने राज्य से शुरू करवाना चाहते हैं, लेकिन रेलवे के पास संसाधन सिर्फ एक ट्रेन के लिए हैं, तो फैसला कैसे होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। और ये हमें दिखाता है कि विकास की नीतियां बनाना सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि एक बहुत ही जटिल राजनीतिक कला भी है।